तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टीसीए साइकिल, जिसमें हमने NADH2 FADH2 के प्रोडक्शन की बात करी थी। सेम NADH2 बना था ग्लाइकोलाइसिस में एज वेल एज लिंक रिएक्शन में। अब वो जो टोटल 10 NADH2 हमें मिले हैं एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से और 2 FADH2, उनको हम यूज करेंगे एक और पाथवे में, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का थर्ड पाथवे होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, जहां पे हमें मैक्सिमम एटीपी मिलते हैं, दैट इज 34 एटीपी आउट ऑफ 38 फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो पाथवे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। और ये जब होगा, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट होगा, उसके जो वजह से एनर्जी जनरेट होगी, ये जो पाथवे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी, वही एनर्जी यूज करके हम एडीपी को फॉस्फोराइलेट करेंगे टू फॉर्म एटीपी। इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमारी बात हुई थी टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन पे लास्ट लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखो, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जहां पे we have those electron carrier complexes। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें we have another complex जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। उसका रोल होगा एटीपी के सिंथेसिस में। तो चलिए आइए डिस्कवर करते हैं कैसे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखना, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक सेल दिखाया हुआ है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में ये स्पेस होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड इसके बाहर वाला पोर्शन जो होगा उसको हमने दिखाया हुआ है साइटोप्लाज्म। अगर हम इसी को जूम इन करेंगे तो आप देखना यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद हमने दिखाया, देखो रेड कलर से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आ गया आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। देन उसके बाद दोनों के बीच में जो स्पेस होगी, दिस इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और उसके बाद होगा आपका आउटर मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या था, क्या था आउटर मेम्ब्रेन के बाहर? साइटोप्लाज्म। यहां दिखा देते हैं साइटोप्लाज्म, ये वाला पोर्शन होगा अपना साइटोप्लाज्म का, राइट। तो उसी डायग्राम को हमने यहाँ पे जूम इन करके दिखाया हुआ है। अब बात करेंगे NADH2 एंड FADH2 के ऑक्सीडेशन की। तो देखो, we have 4 complexes, this is complex number 1, this is complex number 3, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको इस पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आ सकता है। इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पे होगा। तो इनका सीक्वेंस इज लाइक दिस। फिर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। नाउ अब इनके जो नेम्स है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स 1 की बात कर रहा हूं, देखना, complex 1 is termed as NADH2 dehydrogenase, है ना। हम dehydrogenase को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या रोल होगा वहां पे? NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर कॉम्प्लेक्स 2, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आप याद करोगे, सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम था TCA वाला, उसको कहेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको अलग से याद इसलिए रखना है, इसकी 2 खास बातें हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन TCA साइकिल के जितने भी एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, बट दिस इज द ओनली एंजाइम ऑफ TCA साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, अब मैं इनके नेम्स अभी आपको नहीं बताऊंगा, रीजन इज दैट हम इनके नेम्स को डिस्कवर करेंगे, हम इनके नेम्स को डिस्कवर करेंगे व्हाइल एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट विथ, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 जो हमें मिला था TCA साइकिल में, लिंक रिएक्शन में, ग्लाइकोलाइसिस में। तो यहां होगा ना NADH2 का ऑक्सीडेशन, NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन हुआ, हमें मिला NAD प्लस। अब बात यह है कि इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स,
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसमें से 2 प्रोटॉन और होते हैं, जिसमें से एक प्रोटॉन ऑलरेडी इसके फॉर्मेशन के टाइम पे ही मैट्रिक्स में चला गया। वी हैव अनदर प्रोटॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास, जिसमें एक कंपोनेंट होता है, द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, जिसको हम कहेंगे FMN। इट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहां लिख रहा हूं मैं, वो कंपोनेंट होगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, राइट। देन द सेकेंड कंपोनेंट इन कॉम्प्लेक्स 2 इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। दूसरा कंपोनेंट होगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर NaDH2 ने किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 1 में सबसे पहले FMN को दिया, देन आफ्टर FES को दिया। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, लिखा है मैंने UQ, दैट इज यूबिक्विनोन। इसको कहेंगे यूबिक्विनोन। देखना अब क्या होता है, ये यूबिक्विनोन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एज वेल एज इट एक्सेप्ट्स 2 प्रोटॉन्स एंड इट बिकम्स UQH2। मतलब इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, अब इस रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को, है ना, अब इस रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल कहेंगे, ये भी याद रखना है। तो रिडक्शन के बाद यूबिक्विनोन का क्या बन जाएगा, यूबिक्विनोल बनेगा, राइट। नाउ अब क्या होगा, ये जो UQH2 है वो फिर से ऑक्सीडाइज होगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन चल रहे हैं। देखो FMN इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, आगे पास ऑन कर रहा है तो FMN ऑक्सीडाइज हो गया, FES रिड्यूस हो गया। दिस इज व्हाट हैपनिंग, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब ये UQH2 जो है आगे इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, राइट, जिसमें होता है सबसे पहले तो साइटोक्रोम B। तो इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम B के पास, फिर इसके पास भी होता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स 1। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम, रिमेंबर C1 के पास। तो आप देखना कॉम्प्लेक्स 3 में 2 टाइप के साइटोक्रोम से, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। नाम लिखेंगे हम साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैंने कहा था कि हम नॉमेनक्लेचर बाद में मेंशन करेंगे। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा एक और साइटोक्रोम के पास, दैट इज साइटोक्रोम C। अब इसकी खास बात क्या है, ये मोबाइल कैरियर है, मतलब ये मूव करेगा। इट विल टेक दोज इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 4। इट विल टेक दोज इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 4। तो भी साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन्स को आगे दे दिया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 में अलग अलग कंपोनेंट्स है, कॉम्प्लेक्स 4 में भी अलग अलग कंपोनेंट्स है। पहले होगा इसके पास होगा कॉपर सेंटर A, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम A के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास, रिमेंबर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, एंड फाइनली वो जाएगा कॉपर सेंटर B के पास। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां पे पहुंच गया, कॉपर सेंटर B ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। अब क्या होगा, एज वी आर डिस्कसिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं तो रोल आता है ऑक्सीजन का, यहीं पे आएगा ऑक्सीजन का रोल, यहीं पे आएगा। देखो अल्टीमेटली फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ऑक्सीजन आया हुआ है। कहां से आएगा ऑक्सीजन, ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज से आएगा, बात हुई थी पहले भी हमारे, प्लांट में स्टोमाटा से होता है, एनिमल्स में वी हैव, है ना, डिफरेंट और स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर दैट। तो ये आया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अलोंग विद दिस 2 प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेगा। कहां से आए प्रोटॉन्स, प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ये अपना जो है ये बन जाएगा वाटर। देखना इसको कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर, ऐसे नीचे लिख रहा हूं ये टर्म मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में बना, मेटाबॉलिक रिएक्शन में बना, इसलिए मेटाबॉलिक वाटर।
तो आप देखना इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जर्नी में द फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, और जिस प्रोसेस में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? ये हो गया फिर इलेक्ट्रॉन का जर्नी जब हमने NaDH2 को ऑक्सीडाइज किया। अब हम FADH2 के ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे। कब बना था FADH2? याद करो, TCA में बना था जब हमने सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट किया था, राइट? तो यहां लिख रहा हूं मैं, वी हैव कन्वर्टेड सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट, हुआ था डिहाइड्रोजनेशन, तो बना था FADH2। इसका ऑक्सीडेशन होगा, जनरेट होगा FAD प्लस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सेम पाथवे होगा, बस स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स 2 से, ये जाएंगे FES के पास, मतलब इसमें भी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्सेस के पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है? आंसर इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, राइट? नाउ FES के पास आए थे इलेक्ट्रॉन, ये जाएंगे UQ के पास। आपको पता है UQ इज रिड्यूस्ड, नो ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज यूबिक्विनोन। अब ये क्या करेगा? प्रोटॉन्स भी एक्सेप्ट करेगा, बनेगा UQH2। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, राइट? और जो प्रोटॉन्स है, क्लियर, वो यहां पे रिलीज होंगे मैट्रिक्स में, जो कि बाद में उनका पंपिंग होगा, बात करेंगे उसकी। तो यहां तक क्लियर है जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम B सेम फॉर्मेट में, FES, साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C, एंड फाइनली टू कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज योर ऑक्सीजन। इसको लिख लेना है, ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी फ्रॉम NaDH2 एज वेल एज FADH2। बात तो ATP के सिंथेसिस की हुई थी, वो तो अभी तक आया ही नहीं। चलो डिस्कस करते हैं, है ना, ATP कैसे बनता है। तो लेट्स डिस्कस फर्दर ATP कैसे बनेगा, बट उसके पहले एक और चीज। हमने कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के नेम्स हम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स 4 का नेम अब आपको ढूंढना है उसी तरीके से जैसे हमने कॉम्प्लेक्स 3 को लिखा था। क्लियर? नाउ अब हम ATP सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क होगा, कॉम्प्लेक्स 3 का नॉमेनक्लेचर आपको ढूंढना है, उसको क्या कहेंगे, एंड कमेंट मी दैट नेम इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, बात करते हैं ATP सिंथेसिस की। अब क्या होता है, व्हाइल दिस, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज हैपनिंग, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे एक सिंपल एनालॉजी बता रहा हूं मैं आपको। अगर मेरे पास कोई वाटर रिजर्वायर है, हमें वाटर लिफ्ट करना है, मान लो घर पे टंकी पे लेके जाना है, क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते, पंप यूज करते। तो जो पंप है उसको एनर्जी देंगे, यहाँ पे एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, NaDH2 FADH2। फिर वो पंप वाटर को अपलिफ्ट करेगा। ठीक इसी तरीके से प्रोटॉन्स का पंपिंग करेंगे आपके ये मोटर्स, दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? देखते हैं कैसे। तो देखो होगा क्या कि पहले NaDH2 के ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। जब ये हो रहा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब ये नंबर्स की भी बात करते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे फिर से ये प्रोटॉन्स को हमने पंप करा, हम यहाँ पे लेके आए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फिर यहाँ से भी प्रोटॉन्स को पंप करा, हम यहाँ पे लेके आए। नंबर देखना 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इस केस। तो एक्चुअली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, NaDH2 में तो वैसे देखा जाए तो 2 ही प्रोटॉन थे, यहाँ पे तो हम 10 प्रोटॉन का पंपिंग कर रहे हैं। तो वो जो प्रोटॉन्स है वो NaDH2 या फिर FADH2 के नहीं है। द प्रोटॉन सोर्स इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। NaDH2 FADH2 बस वो एनर्जी को सप्लाई करेंगे प्रोटॉन के पंपिंग के लिए। रिजर्वायर इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हमने NaDH2 को ऑक्सीडाइज किया तो 10 प्रोटॉन पंप होंगे, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अनलाइक जब हम FADH2 को ऑक्सीडाइज करते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस होगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। तो
हमें काउंटिंग में बस ये 4 और ये 2 इतने प्रोटॉन लेने पड़ेंगे, राइट। नाउ अब हुआ क्या कि प्रोटॉन जैसे ही पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आए, यहां पे कंडीशंस बन गए एसिडिक। रिमेंबर दिस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल में कंडीशन बन गए एसिडिक, यहां पे बनेंगे बेसिक कंपैरेटिवली, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा क्योंकि H प्लस है, यहां पे कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज होगा। हम कंपेयर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स को। तो क्या हुआ इसमें, एक तो चार्ज डिफरेंस डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, केमिकल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन क्यों करना है, एटीपी बनाना है, राइट। आप बोलोगे पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाया, अब उसको ब्रेक कर रहे हो क्योंकि मुझे एटीपी सिंथेसिस करना है। देखो तो इसका होगा ब्रेक डाउन। अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ब्रेक करना है, तो मेरे पास तरीका क्या होगा, मतलब दोनों साइड पे प्रोटॉन फिर से इक्वल करने। तो एक तो आप मैट्रिक्स वाले प्रोटॉन्स बढ़ा दो, या फिर सही कहा आपने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाले प्रोटॉन्स को कम कर दो। तो वही होगा, ठीक वही होगा। व्हाट हैपेंस इज, ये जो प्रोटॉन्स है जो आपके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, ये वाले, ये फिर से बैक टू मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे। दैट ट्रांसपोर्टेशन इज परफॉर्म्ड बाय दिस F0 कंपोनेंट। मैंने बोला था ना एक कॉम्प्लेक्स 5 होता है, उसको कहेंगे F0 F1 पार्टिकल। उसका नाम है एटीपी सिंथेस, एंजाइम जो एटीपी का सिंथेसिस करेगा। देखते कैसे। F0 प्रोटॉन चैनल है, उसके थ्रू प्रोटॉन जाएंगे, लिख रहे हो यहां पे, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड वाया F0। प्रोटॉन में चार्ज है ना, तो ये चार्ज की वजह से F0 का रोटेशन होगा। वी हैव 360 डिग्री रोटेशन। अब आप देखो इसी F0 से ये हमारा F1 अटैच्ड है, दोनों प्रोटीन है। तो इसके F0 के 360 रोटेशन की वजह से, सिंपल सा कंसेप्ट है, F1 में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, उसका कन्फर्मेशन चेंज होगा। मतलब आप देखो ये F1 है, ये F1 है, ऐसे होता है ना प्रोटीन उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अब इसके पास क्या है कि ADP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी है। जैसे ही इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ तो ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास आ गया, बन गया ATP। तो देखो बिफोर कन्फर्मेशनल चेंज ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दूर दूर थे, कन्फर्मेशन चेंज हुआ प्रोटीन का, वो पास आ गए, और क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, एंड दैट फॉस्फोराइलेशन लीड्स टू ATP सिंथेसिस। तो ये हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ADP एडेड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया ATP, और ये जो आपके प्रोटॉन्स है वो फिर से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं मैट्रिक्स में। तो ऐसे बनेगा ATP। क्लियर? This hypothesis is known as chemiosmotic hypothesis, which was given by Peter Michel. सेम कंसेप्ट क्लोरोप्लास्ट में भी काम करेगा, वहां पे भी सेम तरीके से एटीपी बनता है, राइट। नाउ अब आती है कैलकुलेशन वाली बात। अब करते हैं कैलकुलेशन, क्या होगे, कितने एटीपी बनेंगे NADH2 से, FADH2 से। अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन वाला, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि F0 पार्टिकल से जब 4 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम मैट्रिक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू मैट्रिक्स, सी आई एम टॉकिंग अबाउट 4 प्रोटॉन्स वाया F0, एक एटीपी बनता है ना। एक एटीपी सिंथेसिस के लिए 4 प्रोटॉन को पास कराना पड़ेगा। क्लियर? अगेन ये कैलकुलेशंस अप्रॉक्स है। तो NADH2 को जब हमने ऑक्सीडाइज करा, उससे इतनी एनर्जी जनरेट हुई कि हमारे 10 प्रोटॉन्स पंप हुए। तो देखो अगर हम 10 प्रोटॉन्स को कंसिडर करेंगे NADH2 के लिए, तो बनेंगे 2.5 ATPs, जिसको हमने राउंड अप कर दिया 3 ATPs। इसीलिए 1 NADH2
is equivalent to 3 ATPs. क्लियर? अब FADH2 का आप लोग बताओ क्या होगा? सिंपल है, FADH2 ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, तो मैं बस ये 4 और ये 2 6 प्रोटॉन को ही कैलकुलेशन में कंसिडर करूंगा। तो मेरे पास 6 प्रोटॉन मतलब 1.5 विच इज, है ना, राउंड अप करके हो जाएगा 2 ATPs। इसीलिए 1 FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2 ATPs। अब लगाओ कैलकुलेशंस। आपको पता है कितने NADH2 FADH2 हमने बनाए थे अभी तक। नाउ इसके बाद इस टॉपिक पे आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होगा। तो आप देखो साइटोक्रोम का सीक्वेंस क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, आप देख लो सही है क्या। ये होगा साइटोक्रोम B C1 C A एंड फाइनली A3। इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। समटाइम्स, है ना, बच्चों को ये डाउट भी होता है कि सर क्या NADH2 का ऑक्सीडेशन करके हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देंगे एक स्टेप में? तो हाँ, एनर्जी रिलीज होगी तो बनने चाहिए ATP तो बनेंगे, बट आप देखो इतनी ट्रिमेंडस हीट वहां पे जनरेट होगी, क्योंकि जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो 45% एनर्जी ही ATP के फॉर्म में मिलती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, और बाकी 55% ऑलमोस्ट हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। तो वो छोटे छोटे स्टेप में हो रही है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज फंक्शनिंग। एक स्टेप में हो जाएगी तो बर्न हो जाएगा वो, ये भी है ना, तो ये भी याद रखना है कंसेप्ट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगले लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू में, एम्फिबॉलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वोशंट, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन टॉपिक को डिस्कवर करेंगे